नमस्कार साथियों, डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। यदि राजनीति असामाजिक तत्वों की अंतिम शरण स्थली है और धर्म जनता का नशा, तो इन दोनों के अंतः संबंध से निश्चित रूप से विनाश का ही रास्ता खुलता है। विराम। परंतु यदि राजनीति को किसी इकाई में सहिष्णुता एवं व्यवस्था बनाए रखने के उपयुक्ततम साधन के रूप में देखा जाए और धर्म को जीवन मूल्यों की उत्कृष्टता का मूल, तो ऐसी स्थिति में हम धर्म और राजनीति को बिल्कुल दो समानांतर धाराओं में विभक्त करने की भूल नहीं कर सकते। विराम। सच तो यह है कि धर्म और राजनीति के संबंधों को लेकर आज जो बहुत से प्रश्न उठाए जा रहे हैं, उन प्रश्नों की प्रकृति ही गलत है। विराम। प्रश्न यह नहीं उठाना चाहिए कि क्या धर्म और राजनीति एक दूसरे से संबद्ध है। प्रश्न यह उठाना चाहिए कि उन दोनों के बीच किस तरह का संबंध होना चाहिए। विराम। पैरा। राजनीति को शक्ति की अपेक्षा होती है, चाहे किसी भी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था हो। विराम। जब महात्मा गांधी या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोग अपनी राजनीतिक सोच धर्म से प्रेरित समझते थे या कहते थे, तो उनका लक्ष्यार्थ उस धार्मिक स्रोत से बिल्कुल भिन्न था जिसका बहाना लेकर आज राजनीतिक दल बना लिए जाते हैं या अलग भूप्रदेश की मांग की जाने लगती है। विराम। गांधी जी सभी धर्मों के सारे तत्वों को राजनीति करने के लिए आध्यात्मिक मूल्यों के रूप में अनिवार्य समझते थे और अपनी इसी भावना के संदर्भ में वे अक्सर कहा करते थे कि धर्म से विरत राजनीति अकल्याणकारी होती है। विराम। धर्म। गांधी जी की दृष्टि में पृथकतावाद, चाहे वह भौगोलिक हो, सामाजिक हो या व्यक्तिक को हे मानता है। विराम। इसी से गांधी जी पूरे विश्व को एक नैतिक राजनीतिक इकाई के रूप में देखते थे और विश्व नागरिकता जैसे सिद्धांतों की बात करते थे। विराम। इस प्रकार धर्म, पूजा अर्चना, कर्मकांड और जीव भ्रम संबंध आदि तत्वों के अतिरिक्त भी अपनी अभिव्यक्ति देता है। वह मूल्यों एवं सिद्धांतों की एक संहिता भी है, अर्थात धर्म अपने अनुयायियों के नैतिक अनुशासन का एक स्रोत होता है। विराम। पैरा। धर्म आध्यात्मिक विश्वासों एवं अलौकिक धारणाओं की भी एक व्यवस्था के रूप में होता है। विराम। अपने इस रूप में यह प्रगतिवादियों की आलोचना का केंद्र बनता है। विराम। पश्चिमी देशों में आध्यात्मिक विरोधों की वजह से अनगिनत खूनी संघर्ष हुए हैं। विराम। परंतु भारत में ऐसी एक भी घटना नहीं हुई है सुदीर्घ भूतकाल से लेकर वर्तमान समय तक। विराम। हमारे यहाँ संघर्ष सांप्रदायिक कारणों से हुए हैं, धार्मिक कारणों से नहीं। विराम। धार्मिक सहिष्णुता की दृष्टि से भारत की ऐतिहासिक व वर्तमान छवि निश्चय ही अत्यंत मानवीय एवं अप्रतिम रही है। विराम। पैरा। धर्म व्यक्ति की पहचान का भी एक अनुपेक्षणीय अंग है। विराम। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे उसकी धर्म में आस्था हो या न हो, अथवा वह अपने को नास्तिक या अधार्मिक घोषित भी करता हो,
अपने पारिवारिक या सामाजिक संबंधों की वजह से किसी न किसी रूप में किसी न किसी धर्म से संबंध हो ही जाता है विराम। धर्म की यही भूमिका राजनीति में समस्याएं खड़ी करती हैं विराम। आज लगभग सभी धार्मिक समुदायों में सामाजिक राजनीतिक लालसा देखी जा सकती है विराम। विकास, गतिशीलता, मीडिया एवं जनसंचार की क्रांति, राजनीतिकरण एवं व्यस्त मतदान आदि ने लोगों में एक तरह की आत्मिक सतर्कता पैदा की है विराम। वर्गीय स्तर पर भारत में राजनीतिक या सैद्धांतिक पहचान तो विकसित नहीं हो पाई, धार्मिक पहचान ने उस कमी को पूरा कर दिया जो अत्यंत दुष्परिणामक रहा विराम पैरा। फिर आज जो व्यवस्था का अस्तित्व है उसमें हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से न्याय एवं सुरक्षा उपलब्ध हो पाना या करा पाना असंभव है। ऐसे में लोग अपनी वर्गीय पहचान के प्रति ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं जो उन्हें उक्त चीज़ें उपलब्ध करा सकती हैं विराम। इसलिए भारतीय राजनीति में व्यक्ति का जितना महत्व है उतना महत्व संप्रदाय का भी है विराम। ऐसी परिस्थितियों में भारत में किसी भी तरह की धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि हम धार्मिक विविधता के सत्य एवं तदनुरूप उनकी आर्थिक एवं राजनीतिक भूमिका को स्वीकार नहीं कर लेते विराम। उदाहरण के तौर पर केंद्र या राज्य स्तर पर तब तक कोई मंत्रिमंडल संतुलित नहीं कहा जा सकता जब तक उसमें हर संप्रदाय का प्रतिनिधित्व न हो, अन्यथा यह समझा जाएगा कि किसी संप्रदाय विशेष के साथ भेदभाव बरता गया है विराम पैरा। इसलिए समस्या यह नहीं है कि राजनीति धार्मिक पहचान को स्वीकृति प्रदान करे अथवा नहीं, राजनीति यथार्थ की उपेक्षा कैसे कर सकती है। आज जिन प्रश्नों की प्रासंगिकता ज़्यादा है और जिन पर बहस की आवश्यकता है उनमें प्रमुख हैं वे कौन से क्षेत्र हैं जिनमें इन पहचानों को मान्यता दी जाए और उन क्षेत्रों में उनकी सक्रियता को किस हद तक छूट दी जाए। इन पहचानों को आपस में एक दूसरे के साथ कैसे संबद्ध किया जाए और अन्य प्रकार की पहचानों एवं राष्ट्रीय पहचान के साथ भी उनके रिश्तों की व्याख्या किस प्रकार से की जाए पैरा। धर्म और राजनीति के संबंधों पर अभी जो अधिकांश बहसें चल रही हैं उन पर यूरोपीय चिंतन का ज़्यादा प्रभाव है जो कि भारत के लिए बहुत प्रासंगिक नहीं है विराम। सबसे पहली बात तो यह है कि भारत यूरोप के देशों की तरह किसी एक धर्म के अनुयायियों का देश नहीं है विराम। दूसरी बात है कि यूरोप के अधिकांश देशों का राजनीतिक इतिहास राज्य पर पोप के प्रभुत्व का रहा है और आज भी अनेक देशों में क्रिश्चियन राजनीतिक दल सक्रिय हैं विराम। इस दृष्टि से भारत का अपना इतिहास ही अधिक प्रासंगिक एवं प्रेरणाप्रद है विराम। यूरोप से भिन्न भारत में कभी भी धर्मतंत्र नहीं रहा विराम। जहाँ तक हिंदुओं की बात है उनकी परंपरा में ऐसी कोई आचार संहिता कभी नहीं रही जिसमें राजनीति को एकाट्य, दोष रहित या देवीय कहा गया हो, बल्कि राजा एवं ऋषि की परंपरा सांसारिक एवं धार्मिक भूमिका में स्पष्ट विभाजन का सूचक है विराम। ये दोनों भूमिकाएं अंतः संबंध तो थीं पर स्वायत्त थी विराम पैरा। लगभग 800 वर्षों तक भारत पर मुस्लिम शासकों का शासन भी समान रूप से सौहार्दपूर्ण एवं सहिष्णुतापूर्ण रहा विराम। यद्यपि राज्य एवं उलेमा वर्ग के बीच निकट का रिश्ता था तथापि धर्मनिरपेक्ष प्राधिकार की सर्वोच्चता बनी रही विराम। मुस्लिम राजनीति में एक तीसरी धारा सूफियों की रही
जिनकी राज्य के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की प्रतिष्ठा में महत्वपूर्ण भूमिका रही। विराम पैरा। सिखों का इतिहास भी इस तरह धर्मनिरपेक्ष तत्वों से भरा पड़ा है। विराम। उनमें सांसारिक एवं आध्यात्मिक नेतृत्व में अंतः संबंध होते हुए भी पर्याप्त पार्थक्य था, जिनके लिए क्रमशः मिरी एवं प्री पद प्रयुक्त होते थे और इनके प्रतीक के रूप में कमर में 2 तलवारें होती थी और उनकी अकाल तख्त एवं हर मंदिर साहिब की पृथक पृथक व्यवस्था भी इसी विभाजन का प्रतीक है। विराम। गुरु परंपरा की समाप्ति के बाद सिखों के धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष नेतृत्व एवं संस्थाओं का स्वरूप और भी स्पष्ट हो गया। विराम पैरा। इसलिए भारत में एक धर्म या एक संप्रदाय की प्रतिष्ठा बनाने का प्रयास अथवा सभी धर्मावलंबियों की एक पहचान बनाने का प्रयास अथवा एक राजनीतिक पहचान बनाने का प्रयास एक और यदि अतीत की उपलब्धियों का अपमान होगा तो दूसरी ओर भविष्य को अशांतिपूर्ण बनाने का अभियान। विराम। किसी भी धार्मिक संप्रदाय के हर व्यक्ति को किसी राजनीतिक दल विशेष से जुड़ने को बाध्य करना अथवा उनके जुड़े होने की बात करना राजनीति की मूल भावना के ही प्रतिकूल है। विराम। राजनीति में वर्गीय हित के साथ साथ व्यक्तिक हित भी पृथक पृथक हो सकते हैं और इस पार्थक्य का सम्मान होना चाहिए, कम से कम वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाओं में। विराम। किसी व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का सीधा सा अर्थ होता है राजनीतिक अधिकारों का हनन। विराम पैरा। इधर एक और प्रवृत्ति पनप रही है धार्मिक मतवाद विशेष के लिए अलग अलग राजनीतिक दलों के निर्माण की बात चल रही है और ऐसे दल बनाए भी जा रहे हैं। विराम। ऐसे में यदि किसी धर्म विशेष का हर व्यक्ति उस धर्म विशेष से संबंध राजनीतिक दल के प्रति ही एक निष्ठ हो जाए तो चुनाव प्रणाली का कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा। विराम। राष्ट्र कबीलों में बट जाएगा और कबायली संघर्षों का अनवरत सिलसिला शुरू हो जाएगा। विराम पैरा। वस्तुतः धर्म का पूर्ण संस्थागत रूप में राजनीति के पूर्ण संस्थागत रूप के साथ पूर्ण सम्मिलन जितनी अराजक स्थिति पैदा करेगा उतनी ही अराजक स्थिति पैदा करेगा धर्म एवं राजनीति के पूर्ण पृथक्करण का कोई प्रयास। विराम। यह सच तो सबके सामने है कि एक पेशे के लोग, चाहे वे किसान हों, मजदूर हों, छात्र हों, शिक्षक हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, अपने पेशे के आधार पर गोलबंद होते हैं, चाहे वे किसी भी धर्म से आते हों और उनके इस तरह के किसी संगठन को कोई धार्मिक नेतृत्व चुनौती नहीं देता। विराम। क्यों न राजनीति के भीतर भी वैसे ही तत्व पैदा किए जाएं जिनसे धर्मनिरपेक्ष हितों अथवा मतभेदों के आधार पर दल या संगठन गठित हों। यह एक तरह का बौद्धिक अधिकार है जिसे स्थापित करना समय का तकाजा है। विराम। धन्यवाद साथियों।